नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी पढ़ने का काम किया था, ये आपका चल रहा है डीएलएड। और डीएलएड का जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उस 4th सेमेस्टर का कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। और कोर्स कौन सा है आपका? ये कोर्स है आपका हिंदी का कोर्स है। हिंदी कहता है कि जो चौथा सेमेस्टर है, जो बच्चे चौथे सेमेस्टर में डीएलएड कर रहे हैं और उसके दौरान आप चौथे सेमेस्टर के बच्चों का ये जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, जो हिंदी का कक्षा शिक्षण की वस्तु है, उसको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने आपको पिछले वीडियो देने का काम किया हुआ है और अभी भी आपका वीडियो जारी है। तो आपने कल तक पढ़ने का काम किया था स्वरों। आपने स्वरों को पढ़ने का काम किया था और उसमें एक चीज और आपने देखा कि जिन भी स्वरों को उसने पढ़ाने का काम किया हुआ था, वे सब के सब संस्कृत के स्वर थे। उन्हीं स्वरों को पढ़ाने का काम किया गया है। और आज हम चर्चा करते हैं आपसे व्यंजन। कहता है आज हम पढ़ेंगे व्यंजन को। तो आज चर्चा करेंगे हम व्यंजन की। तो सामान्य सी बात एक आती है, एक निश्चित रूप से प्रश्न आता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो यदि ऐसा आपका प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर होगा वेवर्ड। कहता है वेवर्ड जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता हो। स्वर की सहायता से होता है। देखिए, पहली बात उसने कहा कि व्यंजन हम किसको कहते हैं, व्यंजन किसे कहा जाता है। तो उसने बताया कि वेवर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से करने का काम किया जाता है, यानी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता लेकर के करने का काम किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखिए, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, स्वर निर्बाध होता है। उसने कहा कि स्वरों का उच्चारण करने में किसी की भी सहायता नहीं ली जाती, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने में स्वर की सहायता निश्चित रूप से लिए जाने का काम किया जाता है। तो स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। दूसरी बात कहता है, अगर इससे भी संतुष्ट नहीं हो पाए तो एक और समझ लीजिए। कहता है व्यंजन स्वतंत्र हो, ये जो व्यंजन होते हैं, कहता है व्यंजन परतंत्र होते हैं। व्यंजन परतंत्र। दूसरी बात कहता है कि जो व्यंजन वर्ण होता है यह निश्चित रूप से परतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता। यदि ये स्वतंत्र होता तो स्वरों की तरह इसका उच्चारण किया जाता, लेकिन क्या है, ये परतंत्र है, यानी दूसरे के सहारे इसको बोलने का काम किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये परतंत्र होने का काम करते हैं। तीसरी बात कहता है, यदि आपसे पूछ दे व्यंजन के भेद या प्रकार, अगर ये कह दे व्यंजन के भेद या प्रकार, तो क्या व्यंजन के भेद या प्रकार, तो कहता है व्यंजन के भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कहता है कौन? यदि ये प्रश्न आपका आ जाए
कि व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो आपका उत्तर होगा व्यंजन के भेद या प्रकार अगर ऐसा देता है तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार का। कहता है कौन कौन, तो आपका होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा कहता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा कहता है ऊष्म व्यंजन। ये देखिए, यदि आपका ऐसा प्रश्न आए, यदि वो व्यंजन से आपसे बात करे तो कहना, अगर पूछते कि व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन क्या होता है, तो कहता है कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है, बिना स्वर की सहायता से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जिसका प्रयोग, जिन वर्णों का प्रयोग स्वर की सहायता से करने का काम किया जाए, यानी जिन वर्णों का प्रयोग स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। दो बात उसने कहा, एक तो कहा कि वे वर्ण जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और दूसरी बात कहता है जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये परतंत्र होते हैं, ये दूसरे की सहायता से बोलने का काम किया जाता है, यानी स्वर की सहायता से इनका प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं या व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछता है कि वह 3 भेद या वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसने कहा कि स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है। तो उसने कहा व्यंजनों के 3 प्रकार पाए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये तो आपका रहा व्यंजन। अब यदि आपसे ये प्रश्न बनाए, ये तो आपने जाना कि व्यंजन किसे कहते हैं, अब आप समझ लीजिए व्यंजन आपका ये समाप्त हुआ। यदि आपसे वह पुनः एक चर्चा और आपसे करता है कि आपने जो हमें बताया कि व्यंजन के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो वह आपसे चर्चा करेगा स्पर्श व्यंजन। वह अगर आपसे पूछ दे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, सामान्य सी बात भाई, ये प्रश्न बन सकता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो यहां आपका उत्तर होगा, कहना चाहता है स्पर्श व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। कहता है स्पर्श व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, मुख से होता है। देखिए उसने यह कहना चाहा, यदि आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उसने कहा स्पर्श व्यंजन जो वर्ण है उन वर्णों का उच्चारण मुख से करने का काम किया जाता है, कहता है। और जो स्पर्श व्यंजन होता है कहीं कहीं स्पर्श करता है, यानी शरीर अवयव में, यानी इस मुख में कहीं कहीं वह व्यंजन हमेशा स्पर्श करने का काम करेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये भी कह सकते हो। यदि ये आपको नहीं स्पष्ट हो रहा है तो एक बात और कह सकते हैं, मुख में विभिन्न भागों को स्पर्श होता हो। कहता है मुख में विभिन्न भागों को स्पर्श करता हूं। कहता मुख में विभिन्न भागों को स्पर्श करता हूं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
या यदि ये भी नहीं स्पष्ट हो रहा है तो आप एक बात और कह लीजिए कि मुख अवयव में स्पर्श होने के कारण कहता है मुख अवयव में स्पर्श होने के कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए ये दो तीन बातों को बता रखने का काम किया हुआ है। कहता अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं तो कहता स्पर्श व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुख के द्वारा होता है, मुख से। यानी जो स्पर्श व्यंजन है, इन स्पर्श व्यंजनों का जो उच्चारण होता है मुख के माध्यम से करने का काम किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कहता है मुख की विभिन्न, उसने कहा मुख के विभिन्न भागों को, यानी मुख में जो जगह है, जो भाग है, कहता मुख में विभिन्न भागों को ये जो वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन के जो वर्ण होते हैं, ये कहीं न कहीं वर्ण या अक्षर उसको क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि मुख अवयव में, यानी जो अवयव है, अंग है, इस मुख में निकलने वाले जो स्पर्श व्यंजन है, जो वर्ण है, वे वर्ण कहीं न कहीं मुख को कहीं न कहीं टच करने का काम करते हैं, कहीं न कहीं स्पर्श करने का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगली बात कहता है, उसने कहा कि मुख अवयव में स्पर्श होने का ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं, मुख में कहीं न कहीं स्पर्श करने का काम करता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो कहता स्पर्श व्यंजन इसे कहते हैं जो कहीं न कहीं वह मुख में स्पर्श करने का काम करता हो। अगली बात कहता है, एक प्रश्न होगा, अगर पूछ दे आपसे इनकी संख्या कितनी होती है तो आपका उत्तर होगा इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या, यानी कहना चाहता है ना कि स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है ये 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजन को मिला के कितने होते हैं, 25 होते हैं। एक बात और कहता है, इस स्पर्श व्यंजन को कहता है इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम, इनको जानते क्या है, जो स्पर्श व्यंजन है इसे वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। और कहता है एक वर्ग में, अगर ये पूछ दे वर्गीय व्यंजन क्या है तो आपको उत्तर होगा कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। यदि इससे भी आगे कुछ कहना चाहते हो तो आप पहले ना वर्णों के पहले अक्षर से, वर्णों के पहले अक्षर से वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग का निर्माण होता है। अब देखिए कहता है, और कहता है इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। देखिए ये 4-5 बात आपसे कहना चाहता है। पहली बात देखो उसने क्या कहा है, यदि आपका ऐसा प्रश्न आ जाए, यदि आपका प्रश्न आ जाए कि स्पर्श व्यंजन के विषय में लिखने के लिए, तो जहां तक हो सके लिखे, नहीं तो ये चीज समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। कहता है स्पर्श व्यंजन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। यानी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इन स्पर्श व्यंजनों का जो उच्चारण होता है मुख के द्वारा होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है ये स्पर्श व्यंजन मुख में विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं। यानी स्पर्शी जो व्यंजन है, जो वर्ण है, ये वर्ण
आपके मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी भाव को छूने का काम करते हैं, टच करने का काम करते हैं, स्पर्श करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अगली बात कहता है कि मुख अवयव में स्पर्श होने के कारण, यानी जो अवयव में अंग होता है, ये मुंह का है, एक प्रकार का अंग है। इस अंग के अंदर ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं, ये कहीं न कहीं स्पर्श करने का काम करते, कहीं न कहीं छूने का काम करते, कहीं न कहीं टच करने का काम करते हैं। इसलिए कहता है छूने के कारण, स्पर्श करने के कारण, टच करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी कहने का काम किया जाता है। ये तो स्पर्शी व्यंजन की बात होगी। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है या स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 25 होती है। यदि ये पूछ दे स्पर्शी व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहने का काम किया जाता है। कहता इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कहता है 5 यानी 25 वर्ण है, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसी 25 वर्णों को, अक्षरों को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानने का काम किया जाता है। यदि पूछ दे एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, तो एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, यानी को से लेके न तक, ऐसे 5-5 करके एक आपका एक रो बन जाने का काम करेगा। कहता है एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। यदि इससे भी आगे कहें कि वर्णों के पहले अक्षर, कहता वर्ग अगर प्रश्न आपका बना दे कि वर्ग का निर्माण कैसे हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा कि वर्ग का पहला अक्षर वर्गीय व्यंजन कहलाता है। और वह अक्षर जहां से प्रारंभ होने का काम करता है, वहां से लेके अंतिम 5वां अक्षर वर्गीय व्यंजन कहे जाने का काम किया जाता है। वर्णों के पहले अक्षर से वर्ग का निर्माण होता है और इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये आपका रहा स्पर्शी व्यंजन। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। कहता है ये तो हो गया क्यों कहा जाता, कैसे कहा जाता, समान कीजिए, इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दूसरी बात, स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है? कहता मुख में कहीं कहीं स्पर्श करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इन्हें दूसरे नाम में क्या है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्ग क्या होता है? जो एक, ये क्या उसको बोलते हैं, कहता है एक अक्षर से जो प्रारंभ होता है, यानी 25 अक्षर जो होते हैं ये वर्गीय व्यंजन होते हैं। 5-5 का इनका वर्ग होता है, उनकी संख्या 25 होती है। एक वर्ग में 5 अक्षर पाए जाने का काम किया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए, उसको देख ले कि वर्गीय व्यंजन है क्या, किसको हम वर्गीय व्यंजन कहने का काम करते हैं। तो यही पे आप लिखने का काम करिए, क ख ग घ न, ये हो गया। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये देखिए वर्गीय व्यंजन कहता है। अब इसको वर्ग में कैसे आप बांट सकते हैं? कहता है उसने कहा कि पहला अक्षर से वर्ग प्रारंभ होता है, तो यहां हो गया क वर्ग, एक वर्ग है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा च वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा ट वर्ग, यहाँ पे त वर्ग, यहाँ पे प वर्ग। ये कहता है क च ट त प। इसको संस्कृत में कभी कभी कहा जाता है कु चु टू तु पु, को चू टू तू पू। कहता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहने का काम किया जाता है, यही वर्ग है। अब इसको अगर देखेंगे आप, तो इसमें कहता है एक वर्ग में 5 अक्षर होंगे निश्चित रूप से, 1 2 3 4 5। अब ऐसे आप इसको कर लीजिए, ऐसे भी 5 हो जाएंगे सब, 1 2 3 4 5। तो 5 लंबाई में 5 चौड़ाई में, 5 पचे 25, यानी वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होने का काम करती है। तो ये आपका रहा स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन, इसे ही कहने का काम किया जाता है। तो आपने समझा आज ये वर्गीय व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं,
ये सब कुछ जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, ये डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की जो हिंदी है, उस चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी में सब कुछ दे रखने का काम ये किया हुआ है। कहता है ये आपके सिलेबस के अनुसार या आपके किताब के अनुसार मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ अलग से नहीं डाल रहा हूं। अलग से जो भी कुछ आपको पढ़ाना होगा तो उसको हम व्याकरण में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी ने जो निर्धारित करने का काम किया हुआ है, उस एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उस पुस्तक से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें जो कुछ दिया हुआ है उसी से आपको पास होना, मैं अलग से कुछ भी नहीं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अलग से अगर पढ़ाना होगा हमें आपको, तो मैं आपको व्याकरण में सारी चीजें आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो मैं व्याकरण का अलग से क्लास चलाऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें आपको क्लियर कराने का काम करूंगा। अभी तक आप अपनी किताब के अनुसार चौथे सेमेस्टर के अनुसार आप पढ़ लेने का काम करिए। आपने पढ़ा व्यंजन किसे कहते हैं, आपने पढ़ा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब आप समझिए कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अब आपको पढ़ना है अंतस्थ व्यंजन। तो यदि ऐसा आपका आए तो, अंतस्थ व्यंजन अगर ऐसा आए तो सामान्य सी बात में लोग कहते हैं कि वे व्यंजन जिनको कहने में उष्मा को अंदर खींचा जाए उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो कहता है यहां पे लिख लीजिए, अब समझ लीजिए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये संख्या में 4 होती है। दूसरी बात कहता है कि वे वर्ड, दूसरी बात कहता है वे वर्ड जिनको बोलने में, जिनको बोलने में वायु अंदर को आए, वायु अंदर को, वायु अंदर को आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगली बात कहता है वह कि जिन्हें कुछ जगहों पर अर्धस्वर भी कहा जाता है, जिन्हें कुछ जगहों पर अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें कुछ जगहों पे अर्धस्वर भी कहने का काम किया जाता है। और आगे कहता है यह व मूल रूप से, मूल रूप से अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर कहलाते हैं। आगे कहता है वह अंतस्थ वर्णों में, अंतस्थ वर्णों में य र ल व, य र ल व आते हैं। और अंतिम बात उसने क्या रखा हुआ है, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कहता है य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए ये कुछ बातें हैं जो सामान्य जानकारियां हैं, इसको आप लोग भी जानते होंगे, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात उसको जान लीजिए। इसलिए कह रखा है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पहली बात, अगर पूछे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपका उत्तर होगा 4 होती है। आगे कहता है वे वर्ड जिनको बोलने में उष्मा वायु अंदर को आती हो उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे कहता है कि जिन्हें कुछ जगहों पर इन्हीं अंतस्थ वर्णों को
कुछ जगहों पर अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है, कहा जाता है। यानी पुण्य कहता है कि इन्हीं अंतस्थ व्यंजनों को कुछ जगहों पर कहता है अर्ध स्वर के नाम से भी जानने का काम किया जाता है। और अगला कहता है य व, ये मूल रूप से, और कभी कभी प्रश्न आता है यदि अर्ध स्वर य र ल व है तो कहता है अर्ध स्वर कौन है, ये अर्ध स्वर कौन है, तो मूल रूप से जो अर्ध स्वर होता है य और व है। कहता है य और व मूल रूप से अर्ध स्वर की श्रेणी में आने का काम करते हैं। अगली बात कहता है अंतस्थ वर्णों में य र ल व आने का काम करते हैं, या य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहने का काम किया जाता है। तो मित्रों, आज आपने पढ़ा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगा। मैं भरपूर प्रयास करने का काम करूंगा, आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूं ये आपकी किताब के अनुसार पढ़ा रहा हूं। जो भी किताबें आपका बीटीसी डीएलएड में दे रखा हुआ है चौथे सेमेस्टर का, उन्हीं किताबों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं। इससे अगर इससे विशेष जानकारी आपको लेना होगा तो मैं हिंदी का व्याकरण आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और समय मिलता है तो उसमें डालने का काम मैं करूंगा। उसको आप पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, और अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।